आतंक जी सर, मैं आपसे शुरू करता हूं, फिर आलोक सर आपके पास आता हूं। आतंक जी सर, ये जो पूरी चीज है, साफ तौर पे दिख रहा है कि चीन जो है वो खड़ा है पाकिस्तान के साथ। डोनाल्ड ट्रंप साहब भारत के साथ कितना खड़े हैं वो उनका बयान बता रहा है। पाकिस्तान के साथ अभी खड़े हैं कि नहीं खड़े, इस पर तो मैं नहीं जाता, लेकिन इतिहास जो बताता है वो वही है। ऐसे में क्या ये बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री आज फिलहाल अभी जो है युद्ध की तरफ जाते हुए नहीं दिख रहे हैं? हालांकि एक दबाव ये भी है कि भाई सवाल उठाना बहुत आसान था उस समय पर जब आप सत्ता में नहीं थे, लेकिन आज जब आप सत्ता में हैं तो आपको सारे सारे प्रोटोकॉल्स देखने पड़ रहे हैं, सारी कूटनीतियां समझनी पड़ रही हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे फेलो पैनलिस्ट जलील राठौर साहब को मेरा सलाम, आलोक तिवारी साहब को नमस्कार। जहां तक आपने भी दो सवाल किए हैं, दोनों सवाल अलग अलग हैं। एक तो जियोपॉलिटिकल सवाल है जिसमें चाइना और अमेरिका का वो एक बड़ा कैनवस है, बड़ा परिवेश है। आज मैंने 1 घंटा पहले उसका प्रोग्राम भी किया था। तो मैं पहले जो आपका वक्तव्य था मोदी जी को लेकर कि जब मोदी जी ऑपोजिशन में थे तो किस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह की फजीयत करते थे और मजाक उड़ाते थे, और जब वो खुद प्रधानमंत्री बन गए तो उनका भी अब मजाक उड़ रहा है। इसमें सबसे बड़ा केवियट जो है वो ये है कि जलील साहब भी इसको एग्री करेंगे कि बात कश्मीर की हो रही है, कश्मीरियों की नहीं हो रही। और पिछले 10 साल में आर्टिकल 370 हटाना, 35A को अब्रोगेट करना, एक तरीके से एक लड़ाई, एक जंग को जीतने का आगाज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब और प्रधानमंत्री मोदी अपने अपने अनुसार जगह जगह इलेक्शन रैलीज में। आपको याद होगा 2019 में जब बालाकोट हुआ था तो उस समय भी मोदी जी की सेना के पोस्टर लग गए थे लोकसभा इलेक्शन से पहले, और कहा जाता है कि उस समय भी 200 सीटें आनी नहीं थी और 303 सीटें जब उनकी आई तो ये मोदी जी की सेना जो बालाकोट में एक सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद करने की बात करती है, तो उस वजह से हुआ। कश्मीर आतंकी हमले के 1 हफ्ते बाद तक भी मोदी सरकार की प्रक्रिया सिवाय एक भावनात्मक बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं। उन्होंने कहा हम मिट्टी में मिला देंगे, हमारे मिट्टी में जो हमारे सैनिकों का खून है या हमारे निर्दोष नागरिकों का जो टूरिस्ट थे वहां पर उनका खून है, उसका हम जवाब लेंगे। पर इन चीजों से रणनीति तय नहीं होती। आपने 1 हफ्ते हो गया, आपके ना गृह मंत्री ने ना आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सर्वदलीय बैठक में आप खुद इस बात को मानते हैं कि हमसे चूक हो गई या हमने सुरक्षा इंतजाम जो है पुख्ता नहीं किए। ये तब है जब 19 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी खुद कश्मीर जाने वाले थे, तो कोम्बिंग ऑपरेशंस तो उस समय से पहले भी होंगे, और ये मामला सारा विद इन 3-4 डेज हो गया। तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी वहां नहीं गए और सऊदी अरेबिया चले गए, तो क्या सुरक्षा बल, जीओसी कमांड सब छुट्टी पे चली गई, सब छुट्टियां मनाने दिल्ली बैठे थे? ये सवाल भी किया जाना चाहिए। सरकार ने अभी तक पाकिस्तान के राजतंत्र को सीधे सीधे ऑपरेशन से जोड़ने वाले स्पष्ट सार्वजनिक सबूत क्यों नहीं पेश किए? डॉजियर तो बनाइए। आपने कोई डॉजियर बनाया होगा, आपके पास कोई पुख्ता सबूत होंगे, आपके पास कोई एलईटी या उनसे जुड़े हुए जो दूसरा विंग है उनका रेजिस्टेंस फ्रंट, उसके जो मेन पर्दे के पीछे के लोग हैं उनका भी नाम होना चाहिए। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग कर रही है पाकिस्तान, ये कह रही है कि आप कोई भी न्यूट्रल कंपनीज बैठा लीजिए, आप चाइना को बैठा लीजिए, आप रशिया को बैठा लीजिए, आप जिसको चाहे बैठा लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय इसकी जांच कर लीजिए, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। तो क्या इस बात से हम इनकार कर सकते हैं कि पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं, पाकिस्तान इसमें शामिल डेफिनेटली हो सकता है। पाकिस्तान की भूमिका पारदर्शी है, क्या है, उन्होंने क्या किया, क्या उनके द्वारा ये लोग जो थे वेपन्स उनके द्वारा प्रोवाइड किए गए, क्या वहां से वो 20 किलोमीटर जंगल में चल के पैदल आए? तो आ तो गए, तो वापस कैसे भागे? इसका मतलब है इनकी हाइडआउट्स वहीं 2 या 3 किलोमीटर के रेडियस में थी। आज आप लोकल अथॉरिटीज को वहां लेकर आपने कल भी, परसों भी और आज भी अब तक 10 घर जो हैं वो बुलडोजर अपने कार के जरिए उनके घर उड़ा दिए। मतलब कि आपने फोरेंसिक एविडेंस तक खत्म कर दिया है जिसपे आपको शक है। करीब 10 घरों को निस्ता नाबूद कर दिया आपने, बुलडोजर चला दिए, या वो हैंडलर्स थे या उनके समर्थक थे या लोकल एजेंट्स थे, जो भी थे। अब लश्कर ए तैयबा के प्रतिनिधि द रेजिस्टेंस फ्रंट के हमले के लिए जिम्मेदार आप बता रहे हैं, पर उसके लिए कोई प्रूफ प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। खुफिया और सुरक्षा चूकों को का स्वतंत्र लेखा जोखा तो होना चाहिए ना। सरकार ने बंद दरवाजे के पीछे जो बैठक की थी उसके बाद एक भ्रामक दावा किया जिसका उद्देश्य
सिवाय जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बचाने के अलावा कोई काम सरकार ने नहीं किया। एलजी की कोई गलती नहीं है, गृह मंत्री की कोई गलती नहीं है। जब अनअबेटेड वायलेंस चल रही है मणिपुर में, उसमें भी आपने अजय भल्ला को फाइनेंस सेक्रेटरी को अपने होम सेक्रेटरी को वहां गवर्नर बना के भेज दिया। आज तक मणिपुर की वायलेंस का कोई व्हाइट पेपर जो है दाखिल नहीं हुआ है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ऑपोजिशन की यह डिमांड है कि आप सर्वदलीय बैठक की जगह आप पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन बुला लीजिए, डिबेट करा लीजिए। पार्लियामेंट सेशन तो वाइडली कवर्ड होता है मीडिया पर, आपको जो बोलना है सबके सामने बोलिए, पब्लिक को बताइए कि क्या हो रहा है। तो सिर्फ कश्मीर पर ही क्यों केंद्रीकरण है, कश्मीरियों पर ध्यान कब केंद्रित होगा, यह भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। सरकार की कहानी बाहरी दुश्मनों और प्रतिशोध पर ही केंद्रित है। हम बदला लेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पर आपका जो हाउस इन ऑर्डर नहीं है, आपके जो बनाए हुए अधिकारी अपना काम नहीं कर रहे हैं, आपका गृह मंत्रालय फ्लॉप हो गया, आपकी इंटेलिजेंस फेलियर हो गई, आपके बकरवाल गुज्जर समाज के जो लोग आपके फ्रंट लाइन में होते थे, जो लेह लद्दाख देपचौंग वैली से लेके कश्मीर की घाटियों तक आपको इंफॉर्मेशन पहुंचाते थे। कारगिल की लड़ाई हमने तभी जीती थी जब हमारे पास लोकल इंटेलिजेंस थी, वहां लोकल पुलिस स्टेशन हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। आपने 370 की बहाली, आपने कहा था कि 370 को जो है हम हटा देंगे, आपने 370 हटा दिया, फिर आपने इलेक्शन करवाया, आपने सीजीआई को लिखित में दिया, सॉलिसिटर जनरल ने लिखित में दिया कि इलेक्शन के बाद हम नॉर्मलसी ले आके यूटी को वापस स्टेट में तब्दील कर देंगे। आपने वो भी नहीं किया। तो बात सवाल यह भी हो जाता है कि यूनियन टेरिटरी को चलाने की जिम्मेदारी कैसी है, किसकी है? गृह मंत्रालय की है, एलजी साहब की है। अगर हम हमले की बात करें तो उसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा दिखाई गई एकजुटता एक ऐसी नीति की आवश्यकता को रेखांकित करती है कि कश्मीरियों के बारे में न केवल एक क्षेत्र के रूप में बल्कि कश्मीर के बारे में कश्मीरियों के साथ मिलकर उनको रिस्टैब्लिश कैसे करना है, उनको मेन स्ट्रीम में कैसे लेके आना है। उनके कारोबार, जिसका कारोबार खत्म हो रहा है, कर्फ्यू लगने के बाद सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? कश्मीरी लोगों का होता है। वो पूरे साल वेट करते हैं सर्दियों में कि गर्मियां आएंगी तो कुछ टूरिज्म से पैसा आएगा, घर में अनाज आएगा, बच्चों की पढ़ाई होगी, सब आपने मिट्टी में मिला दिया। नेचुरल डिजास्टर्स वैसे ही बड़े होते। रामबन में अभी एक बाढ़ आई थी जिसमें कई लोगों के घर आहत हो गए, 200 से ज्यादा मकान जो है वो खत्म हो गए, 2 लोगों की आधिकारिक तौर पे मौत भी हो गई, ज्यादा भी हुए होंगे, कई लोगों का इकोनॉमिक नुकसान हुआ होगा। तो उसके लिए आपने क्या किया? कश्मीरियों की सुरक्षा के का कदम आपने क्या उठाया? भारत में रहने वाले या कश्मीर से बाहर पढ़ने वाले जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उन पर उंगली उठाने का जो काम कर रहे हैं। आपके उत्तराखंड का ही मैं एक वीडियो देख रहा था आज, जिसमें वहां पे एक जो है सनातनी हाट बाजार लगाई गई। उस सनातनी हाट बाजार में क्या कहा गया है कि यहां कोई मुसलमान अपनी दुकान नहीं लगा सकता, और एक आदमी हॉकर उसकी दुकान थी वहां पे, तो उसको ये कहा गया कि भैया कल से मत आना। यहाँ ये सनातनी बाजार है। सनातनी बाजार का मतलब है कि यहां किसी मुसलमान या किसी और धर्म के आदमी को दुकान लगाने की इजाजत नहीं है। तो इस तरीके की टीका टिप्पणियां। राजनीतिक जवाबदेही की बात करें तो पहलगांव हत्याकांड मोदी और शाह से राजनीतिक जवाबदेही तो मांगेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त होने के बाद सभी सुरक्षा मामले उनके प्रत्यक्ष अधिकार के अंदर केंद्रीय कृत हो गए हैं। केंद्र की जिम्मेदारी बनती है। समान स्थिति बहाल करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है। खुफिया और नीति में महत्वपूर्ण विफलताओं के जिम्मेदार भी ये खुद हैं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि एक लोकतंत्र में सत्ता में रहने वाले को जांच और परिणामों का सामना नहीं करना चाहिए? उनके सुरक्षा और स्थिरता के वादों को इतनी गंभीर उल्लंघन होते हैं तो उस पर जवाबदेही नहीं तय की जानी चाहिए। और पाकिस्तान से निपटने के लिए एक स्पष्ट रणनीतिक रोड मैप तो आपको देना चाहिए। आपने अभी तक कोई रोड मैप नहीं दिया। आप सिवाय आरोप प्रत्यारोप के कश्मीरियों की लाइफ और उनकी जो लाइवलीहुड है उसको आपने इतना आघात कर दिया है कि वो खड़े होके आपसे कुछ गुहार भी नहीं कर सकते। आपने उनको बिल्कुल डेमोनाइज कर दिया है। और आर्मी का जिस तरीके से कश्मीर में अभी चल रहा है, मेरी सूचना यह है कि 2000 से ज्यादा लोगों को परेशान किया गया है, उनको अरेस्ट किया गया है, उनके परिवारों से एक एक आदमी को उठा के ले गए हैं। इनको पता ही नहीं है, कहीं से सूचना आती है आदमी को उठा लो, उसको दंडित करो, मारो पीटो, टॉर्चर करो। उससे होगा क्या? फिर से आप एक ब्रीडिंग ग्राउंड बना रहे हैं अलगाववाद का,
और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल इनके हाथ से जा चुकी है और आने वाले समय में और भी जाएगी। हाई हैंडेड अप्रोच से कश्मीर नहीं चलेगा, कश्मीर चलेगा कंसेंसस से, कश्मीरियों को साथ में लेके, विश्वास में लेके काम करने से। जी